हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो कल हम लोग कर चुके थे, मतलब कि पिछले वीडियो में 1 से 15 तक क्वेश्चन यूटेट का। तो आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, द लाइव मैथ्स 2M। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 में देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये देखिए आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रूप में आपको दिया गया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, यानी कि IQ से क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि IQ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है MA/CA इंटू 100। ये देखिए ये IQ का फार्मूला है। अब इसमें पूछिएगा कि सर MA क्या है, CA क्या है, ये आखिर है क्या। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि MA का मतलब होता है मेंटल एज, यानी कि मेंटल एज कहने का मतलब मानसिक आयु, ये आपका हो गया MA। CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, जो कि होता है वास्तविक आयु। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मानसिक आयु आपका दिया हुआ है 5 वर्ष, और देखिए कलानुक्रमिक आयु, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉनिकल एज या फिर वास्तविक आयु, इसी को बोल सकते हैं। तो वास्तविक आयु आपका दिया है 4 वर्ष। तो हमको बुद्धि लब्धि निकालना है, तो इसका देखिए अब निकल जाएगा, आप लोग जान सकते हैं। तो मेंटल एज आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेंटल एज आपका क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेंटल एज आपका हो गया 5। तो 5 रखेंगे बटा क्रॉनिकल एज आपका 4 हो गया, ये 4 और इंटू में करेंगे 100। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको कट करिएगा। तो 4 से करेंगे तो यहाँ 25 फॉर द 100। अब यहाँ देखिए 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, यानी 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। अब देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक में देखेगा तो जितना भी मनोवैज्ञानिक है वो सभी ने सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? तो सिद्धांत। मात्र एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने का नियम दिया है। ये फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी इस क्वेश्चन में देखिएगा कि सीखने का नियम किसने दिया, तो ये आ जाएगा आपका थॉर्नडाइक महोदय। अब सीखने का नियम ये कौन कौन सा दिए थे वो हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें सेंस जो है नहीं के सेंस में पूछा है, यानी कि इसमें से 3 आपका थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है और एक नहीं है। उसमें से 3 में जो है एक तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम, ये 3 इनका थॉर्नडाइक का नियम है। बट अवलोकन का नियम जो है ये आपका गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉन्ग आंसर। तो चलिए नेक्स्ट, ऐसे हम लोग बता देते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम था वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का था। सीखने का नियम ऐसे देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 2 था, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, जो कि गौण नियम के रूप में जाना जाता है। और फिर प्राथमिक को 3 भाग में बांटे थे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट में तत्परता, उसके बाद आता है अभ्यास का, और थर्ड में आता है प्रभाव का नियम। तो ये था इसका डिटेल। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में बोला गया, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है। अब जैसे कि शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल से कौन सा संबंधित है, बस इसको देखना है। और ये बहुत ही इजी प्रश्न है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, या फिर प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्किल आप देख रहे हैं कि टीचिंग स्किल, तो ये 3 का 3 आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सभी आपका सही हो जाएगा। यानी कि श्यामपट्ट पर लिखना हो, या फिर प्रश्न पूछना, उसको हल करवाना, स्पष्ट करवाना, या फिर प्रदर्शन करना, इस तरह का जितना भी स्किल है वो आपका सब होना चाहिए एक टीचर के अंदर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में बोला गया, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। अब कौन सा आधार है ये तो बस अब देखते ही आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा पुनर्वलन। पुनर्वलन कहने का मतलब है कि रेनफोर्समेंट। ये मैंने पहले भी बताया था, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया और पुनर्वलन पर जोर किसने दिया। ये 2 बातें बताई थी। तो जो भी नहीं देखें वो मेरे
चैनल पे जाकर के शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं कि इस चीज़ को किसने दिया था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 19 खत्म हो गया, नेक्स्ट 20 पे आते हैं। 20 में देखिए कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समय अवधि का क्या मान है। ये देखिए जैसे ही लगता है कि कितना हो रहा हो, 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड जो प्रश्न आया था उस पर मैंने बताया था। तो ये फिर से वही क्वेश्चन फिर से रिपीट यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में किया गया, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण से जो रिलेटेड है उसका टाइम ड्यूरेशन पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा 36 मिनट। मैंने इसका जो सर्कल था वो भी बताया था कि फर्स्ट यहाँ पे प्लानिंग करना होता है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बाद यहाँ पे फिर फीडबैक मुझे मिलता है, फिर फीडबैक के बाद यहाँ पे होता है कि पुनः मतलब कि रीप्लान मतलब करने के लिए यहाँ पे स्टॉप होते हैं रीप्लानिंग, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं कि टीचिंग करते हैं और फिर मेरा फीडबैक मिलता है। तो ये जो सर्कल था यहाँ पे देखिए ये टीचिंग के लिए 6 मिनट्स, फीडबैक 6 मिनट यहाँ पे, ये आपका 12 मिनट, यहाँ 6 मिनट, यहाँ 6 मिनट, ये आपका सर्कल रहता है। तो देखिए 6 6 12 12 यहाँ हो गया 24 36 और 6 36, यही आपका 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है यही होता है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में कहा गया समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं समस्यात्मक के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे कौन सा जो होगा राइट आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट आपका दिया गया विकासात्मक मापनी, नेक्स्ट है बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन। यानी कहीं ना कहीं ये 3 का 3 आपको करना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बस 22 में अब देखते के साथ आप आंसर कर पाएंगे। जो भी मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ऐसा प्रश्न मतलब देखते के साथ आप आंसर टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और जैसे ही समाज से रिलेटेड सामाजिक संस्कृति आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की महोदय। चलिए तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ये भी देखिए समावेशी शिक्षा से भी मैंने एक बार बताया था इसके बारे में प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है समान एवं विशिष्ट छात्र। तो जो समावेशी शिक्षा होता है तो समावेशी शिक्षा में कहीं ना कहीं हर तरह के लोग मतलब हर तरह के बच्चे उसमें बैठे होते हैं। अब ये नहीं देखिएगा कोई विशिष्ट बालक है कोई कमज़ोर बालक है, उसमें सभी तरह के बच्चों को एक साथ एजुकेशन दिया जाता है, एक तरह का एजुकेशन दिया जाता है, वही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे जैसा कि इस प्रश्न को देखते आप ऑप्शन को देखिएगा, क्षमता का निर्माण करना, अभिभावकों की भागीदारी, या फिर अभिप्रेरणा, या फिर ये सभी। हम इस देख रहे हैं कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन डी जो है ये सभी बहुत सारे प्रश्न में देखा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी क्षमता का निर्माण, अभिप्रेरणा एवं अभिभावकों की भागीदारी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है। तो मानसिक मंदता का तात्पर्य जो होता है ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं कि औसत से कम मानसिक योग्यता, ये होता है मानसिक मंदता। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी है औसत से अधिक तो ये फिर मंदता रहेगा नहीं, औसत मानसिक ये भी एवरेज हो जाएगा। बाकी अब देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए क्योंकि लगा दिया गया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए और उसके अनुसार आप आंसर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में कि इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में बोला गया शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। जो शैक्षणिक सामग्री है उसका चयन कौन करता है। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं अध्यापक, विभागाध्यक्ष, संस्थान के प्राचार्य,
या फिर विशेषज्ञों की एक समिति। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विशेषज्ञ जो रहेंगे अगर वो शैक्षणिक सामग्री का चयन करेंगे तो काफ़ी यूज़फुल होगा, प्रभावशाली होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया विद्यालय जीवन यानी स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। तो उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, तो मार्क्स पे तो कभी ध्यान देना ही नहीं है कि हमें इतना नंबर लाना, मार्क्स के लिए कभी स्टडी नहीं करनी है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। अब बताइए समय पे अगर पाठ्यक्रम पूरा कर दिए और बच्चा कुछ सीखा ही नहीं तो फिर उससे फ़ायदा क्या। बालकों को अनुशासित जीवन, एक ये अभी तक देख पा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, यानी कि इसमें आप जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एनसीएफ 2005 में भी ये सारी बातों को जिक्र किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, बालकों का अनुशासित जीवन, यानी कि जीवन में वो अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन रखें और किसी के साथ मतलब गलत व्यवहार ना कर पाए, इस तरह से उन्हें स्कूल में उद्देश्य के रूप में उन्हें सिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया सम्मिलित शिक्षा का सफलता निर्भर है। अब ये किस पे निर्भर करता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए समुदाय के सहारे, शिक्षण अधिगम सामग्री के उच्च गुणवत्ता पर, या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है अध्यापक की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, ये सबसे राइट आंसर यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि, अब यहाँ पे देखिए क्यों देना चाहिए इस चीज़ को देखेंगे। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती है। तो ये देखिए कंपेरिजन हो रहा है तो ये नहीं होगा। लड़कियों संख्या में लड़कों से कम है। चलिए ये अभी तक देखते हैं आगे। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया। ये देखिए भेदभाव। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है जी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों की संख्या से कम है, इसीलिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये थे आपके सीडीपी का प्रश्न, जो कि आप लोग जो भी देखे होंगे उन्हें कैसा लगा इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।